ट्रेलर की ब्रेक्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, साथ ही साथ टेल लाइट भी कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत होती है अगर ट्रेलर की अपनी ब्रेकिंग नहीं होगी तो। भाई साहब ऐसी आवाज़ आई भट्ट से, ये देख रहे हो, पीछे गाड़ी है, यहाँ मार दी उसके पीछे लाके। और ऑब्वियसली 1700 किलो का ट्रेलर आपको जो पीछे से धक्का देगा जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो गाड़ी नहीं रुकने वाली। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉनिक से कोई भी छेड़छाड़ हो गाड़ी की, जिसकी वजह से बिल्कुल भी ओबीडी स्कैनर की नीड पड़े, क्योंकि आप लोगों को पता है चाइना में क्या हुआ था। मेरे पास ब्रेकिंग हैंडलर है ऑलरेडी जो जायरोस्कोप से कंट्रोल होगा और ट्रेलर पे पीछे ब्रेक लगेगी, बट उसको इंडिकेशन देने के लिए मुझे गाड़ी की वायरिंग से उसमें वायरिंग देनी पड़ेगी। ये देखो भाई, वायर टूटी पड़ी थी, वायर लगाते इसके फॉग लैंप्स एक्टिवेट हो गए। और बल्कि ये लो बीम है और ये बता रहे हैं कि कनाडा में ये लो बीम नहीं है, ये हाई बीम है। मतलब ये लो भाई, कुछ ऐसा सा है ये, जैसा लेफ्ट साइड पर लगा हुआ है। बहुत ही सिंपल है, बस यही है कि नीचे से पूरा जाना पड़ता है क्योंकि नीचे ना स्पेस नहीं है। तो गाड़ी उठा के पहला मैंने एस्टोनिया में चेंज किया था और दूसरा अब यहाँ पर कनाडा में, एंड आई होप इसका मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सीधा इंडिया में महिंद्रा में सर्विस होनी है इसकी। रोड ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, यहाँ पर मैंने लिखवाया था 30,000 किलोमीटर, 30,000 प्लस किलोमीटर्स, बट गाड़ी लगभग चल चुकी है 25,000 किलोमीटर के आसपास जब मैं इंडिया से निकला था। ठीक है, और आज वक्त आ गया है कि गाड़ी की सर्विस कराई जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जो सर्विस हुई थी इसकी वो हुई थी एस्टोनिया में, और वो सिर्फ नाम की ही सर्विस हुई थी गाड़ी की, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इसका इंजन ऑयल चेंज किया था और उसके अलावा ब्रेक पैड्स भी नहीं छुए, ना ही हमने इसका एयर फिल्टर चेंज किया। हमने वो खुद किया यूके में जब हम लोग पहुंचे थे। तो बेसिकली जब से इंडिया से गाड़ी निकली है ना, तब से इसको डीपली एक सर्विस जो मिलती है ना गाड़ी को इतना लंबा चलने के बाद, वो नहीं मिली है। तो इस वजह से आज हम लोग निकल रहे हैं भाई इसकी सर्विस करवाने, अच्छे से सर्विस कराने, सो दैट एक जो फाइनल फेज़ है ना हम लोगों का प्रिपरेशन का कनाडा और यूएसए के लिए, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उसमें एक चीज़ और कंप्लीट हो जाएगी। चलो गाड़ी भी टिप टॉप है अब इतने भारी ट्रेलर को उठाने के लिए, क्योंकि इसके लिए हमने बाकी सारी चीज़ें कर ली हैं, बट सिर्फ और सिर्फ सर्विस पार्ट रह गया गाड़ी का। और उसके अलावा एक हिंज रह गया, 7 पिन का हिंज, तो नहीं सॉरी वायरिंग रह गई है। ठीक है, गाड़ी में हम लोगों की वायरिंग हो जाएगी, जो कि ये वाला 7 पिन का सॉकेट है ना, ये वाला, इस सॉकेट में लगने के लिए हम लोगों को एक फीमेल टाइप वो चाहिए, प्लग चाहिए, जो कि हमारी थार में लग जाएगा। और उसकी हेल्प से हम लोग अपनी गाड़ी की जो ब्रेक्स हैं उसको ट्रेलर की ब्रेक्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, साथ ही साथ टेल लाइट भी कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत होती है अगर ट्रेलर की अपनी ब्रेकिंग नहीं होगी तो। क्योंकि यार ऑब्वियसली 1500 किलो का या फिर 1700 किलो का एग्जैक्टली, क्योंकि यार ऑब्वियसली 1700 किलो का ट्रेलर आपको जो पीछे से धक्का देगा जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो गाड़ी नहीं रुकने वाली। तो ट्रेलर की ब्रेक्स भी होती हैं, एक्टिवेट होती हैं जो आप जब ब्रेक मारोगे गाड़ी में। वो चीज़ अभी चलते चलते बात करते हैं। मैं निकलता हूँ यहाँ से। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ भाई टोरंटो, नॉट टोरंटो बट GTA, ग्रैंड टोरंटो एरिया, उसमें एक सिटी पड़ती है अपनी, वॉन जा रहे हैं। और वहाँ पर एक वर्कशॉप है। मैंने गूगल पे काफ़ी सारी वर्कशॉप सर्च की कि कोई एक अच्छी सी वर्कशॉप मिल जाए, तो मुझे वर्कशॉप में लेती थी। बाकी चल के दिखाता हूँ आप लोगों को कैसी है वर्कशॉप और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहता है, और एक्चुअली जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा वहाँ। वैसे उनकी वर्कशॉप बंद रहती है संडे को, बट वो मान गए, उन्होंने बोला चलो ठीक है आप आ जाओ, संडे को काम कर लेंगे और तसल्ली से काम कर सकते हो, क्योंकि बाकी सारी गाड़ियाँ लाइन अप नहीं होंगी। बट चलते हैं भाई, कोई नहीं, यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव है, 180 किलोमीटर्स के आसपास पहुंच जाएंगे टाइमली और अपना काम निपटाएंगे फटाफट, सो दैट कल हम लोग ट्रेलर को लेके निकल पाएँ भाई नायग्रा फॉल्स, क्योंकि कल हम लोगों को जाना है नायग्रा फॉल्स, एंड आई वांट कि मैं ट्रेलर के साथ नायग्रा फॉल्स जाऊँ। रीज़न बीइंग कल राहुल भैया लास्ट डे रहने वाले हैं हमारे साथ, परसों हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। उनको है प्रैक्टिस अच्छी खासी ट्रेलर चलाने की, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि ट्रेलर को एक्चुअल में यूज़ किस तरीके से करना है, क्योंकि देख के तो सब समझ आ जाता है। ठीक है, ऑन अ सीरियस में मेरे को लगभग सब सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, मैंने ट्रेलर के साथ गाड़ी चला भी ली, बट स्टिल एक कॉन्फिडेंस आता है ना कि यार चलो कोई साथ में बैठा हुआ, अगर कुछ होता है तो फिर अपना हो जाएगा ठीक, मतलब ऐसा इशू नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि मुझे चलानी नहीं आती गाड़ी, और इतनी दूर से मैं चला के आ गया तो मुझे पता है मैं कर लूँगा, बट स्टिल मुझे लगता है कि अगर एक ड्राइव हो जाएगी ना 200-250 किलोमीटर वन साइड में, तो 2-2.5 घंटे ड्राइव कर लूँगा मैं, तो मुझे लगता है कि मैं ठीक से कर लूँगा। तो इसलिए आज ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए ताकि मैं कल ट्रेलर अटैच कर पाऊँ भाई थार के पीछे। यहाँ कनाडा में आगे ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पर ना 1-1.5-2 घंटे का ट्रैवल नहीं होता लोगों के लिए, वो नॉर्मल से एक आउटिंग हो जाती है। मतलब हम लोग इंडिया में सोचते हैं ना कि यार 2 घंटे की ड्राइव है, 2.5 घंटे की ड्राइव है, यहाँ पर 2-2.5 घंटे कोई देखता ही नहीं है। लोगों को लगता है यार सिर्फ 2 घंटे ही तो है, क्योंकि यहाँ पर इतनी दूर दूर है ना चीज़ें
कि सीरियसली लोगों की मेंटालिटी बन चुकी है कि भाई अगर कहीं जाना है और जब तक वो 6-7 घंटे 8 घंटे की ड्राइव ना हो तब तक वो दूर नहीं है। और सेम चीज़ है मेरे अंदर भी अब धीरे धीरे डेवलप हो रही है। जैसे अब देख लो मैं सर्विस कराने इतनी दूर जा रहा हूँ, रीज़न बीइंग मेरे को एक अच्छी वर्कशॉप मिल रही है टोरंटो के पास, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं वहीं जाके करवाऊँ, सो दैट वहाँ पर चीज़ें अपनी कंप्लीट भी हो जाए। मुझे राइट में टिम हॉर्टन्स दिख गया, भाई एक कॉफ़ी लेता हूँ यार मैं, बिना कुछ खाए पिए निकला हूँ। और टिम हॉर्टन्स तो मेरे लिए वही हो गया है कि अब चलो तो एक टिम हॉर्टन्स ले लो तो बढ़िया अपना पूरा रास्ता कट जाता है। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि अब मेरे को ही देख लो, मैं अब 2-2.5 घंटे ड्राइव करके जा रहा हूँ गाड़ी का काम करवाने। ये काम ईजिली यहाँ पे भी हो सकता था, बट अच्छी वर्कशॉप वहाँ पर मिल रही, मैंने कहा क्यों ना फिर चल के वहीं पर इसको अच्छे से करवाया जाए, सो दैट गाड़ी अपनी कनाडा और यूएसए में कोई दिक्कत ना दे। और बाकी सारी चीज़ें भी मैं चेक करा लूँगा लगे हाथ, जो जो चीज़ें लगती है मुझे कि नीड पड़ेगी मुझे उन चीज़ों की, तो वो सब भी एक बार मैं चेक करा लूँगा सर्विस के अलावा भी, कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए एटलीस्ट। कैम्ब्रिज ऑन रूट, और वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था भाई कि अगर ये ऑन रूट मिस हुआ तो इसके बाद सीधा नेक्स्ट जो मिडवे या ऑन रूट मिलेगा वो मिलेगा 161 किलोमीटर्स के बाद। ये देखोगे ना, ये देखो टिम हॉर्टन्स ड्राइव थ्रू, और सामने ये जो हॉर्न ड्राइव है, ऐसी ही जगह पर मुझे रुकना पड़ेगा भाई नेक्स्ट टाइम से जब मैं आऊँगा ना अपनी आरवी लेके, और यहीं पर ही अपना साइड में लगा के और फिर सोना पड़ेगा, रात काटनी पड़ेगी। तो यही समझ जाओ, ये देखो सामने यहाँ जहाँ ट्रक लगे हुए यहीं पर ही अपना गाड़ी लगाई और ट्रेलर अपना खड़ा किया और अपना निकल गए। टिम हॉर्टन्स पे बड़ी भीड़ है भाई, इसी टिम हॉर्टन्स पे रुके थे हम लोग 2 बार जब ट्रेलर आरवी लेने आ रहे थे। इसका मतलब कि हम लोग बहुत ही पास हैं भाई जहाँ से आरवी ली थी हमने। यहाँ से सिर्फ 10-15 मिनट ही दूर थी वो लोकेशन, और यहाँ से अभी भी टोरंटो रह गया है लगभग 40 मिनट्स की ड्राइव। लो भाई, वही वाली चीज़ होती है ना, जब इंसान लेट हो रहा हो तो और फिर समस्याएं आने लगती हैं। बताओ हाईवे पे जाम है 9 मिनट का, अभी जब मैंने पहले देखा था 3 मिनट का था, ये धीरे धीरे 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 9 मिनट का हो चुका है। धीरे धीरे बढ़ते रहो। बताओ 60 किलोमीटर्स के 48 मिनट्स दिखा रहा है भाई साहब। ऐसी आवाज़ आई भट्ट से, ये देख रहे हो पीछे गाड़ी है, यहाँ मार दी उसके पीछे लाके, पता नहीं क्या कर रहा होगा बंदा, पूरी गाड़ी ठोक दी। इंडियन ही निकला भाई, इंडियन ही है उसके अंदर जिसकी गाड़ी ठोकी है। कसम से यार, इन सब चीज़ों से बचना है मुझे और आराम से होले होले चलानी है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है ना तो उस केस में फिर इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व हो जाएगी और बहुत तगड़ा ही सीन हो जाएगा सीरियसली। पहुंच ही गए भाई वर्कशॉप पे, काफ़ी टाइम लग गया यार जाम की वजह से ना, और लेट हो गया हूँ मैं। लोकेशन तो यही दिखा रहा है भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी सारी वर्कशॉप्स हैं यार यहाँ पर। हाँ देख रहे हो, लेफ्ट में भी सारे ऑटो, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल, राइट में भी JA ऑटो रिटेलिंग। बट हमको जाना है भाई HR ऑटो रिपेयर्स पे, जिसकी लोकेशन यहाँ पर है। मैं इस प्लाजा की बैक साइड पे खड़ा हुआ था भाई, बट अभी उनका कॉल आया, उन्होंने लोकेशन बताई, ये लेफ्ट में है, देखो ये रहा HR ऑटो रिपेयर्स। अब एक बार यहाँ पर पार्किंग देखनी है, और वो आ रहे हैं अभी, शायद वो वायरिंग के लिए लेने गए थे सामान। यहीं पर ही खड़ी कर दूँ क्या वायरिंग, तो वो स्पेस मुझे दिख नहीं रही पार्किंग की, 2 मिनट के लिए यहीं लगा देते हैं और फिर अंदर चल के उनसे पूछते हैं कि भाई कहाँ खड़ी करें गाड़ी। सही जगह खड़ा था भाई मैं, वैसे तो एंट्री वर्कशॉप की वहीं से ही थी, बट गाड़ियों की एंट्री इधर से है, तो इन्होंने बोला, मतलब ये जो सामने आए यही काम करने वाले हैं गाड़ी पे, तो इन्होंने बोला कि गाड़ी इधर से एंटर करवाते हैं। ये रहा ना, हाँ देखो यहीं तो खड़ा हुआ था मैं, बट मुझे दिखा नहीं है अंदर था। ये है भाई HR ऑटो रिपेयर्स, यहाँ से अंदर चलते हैं और इनको एक्सप्लेन करते हैं एक्चुअली में मुझे क्या चाहिए। लो भाई खुल गया शटर, एंड आफ्टर सो लॉन्ग टाइम हमारी गाड़ी देखने जा रही है वर्कशॉप, क्योंकि भाई लास्ट सर्विस एस्टोनिया में हुई थी अराउंड 4-5 महीने पहले। अच्छा उसको बाहर निकालना है, ओके उसको देख ही नहीं रहा मैं, बढ़िया अपना अंदर कर रहा हूँ गाड़ी को, कह रहे हैं इसको बाहर निकालने तो पहले। चलो जी ओके लेट्स गो। चलो भाई काम शुरू करवाते हैं गाड़ी का। तो अभी तक मैं डिस्कशन कर रहा था भैया से कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरीके से किया जा सकता है। तो अभी इसमें एक इशू तो नहीं, बट एक चैलेंज ये आ रहा है कि जैसे अभी हमने इसकी टेल लाइट खोली ना, तो इसमें से वायरिंग देनी पड़ेगी, बट इसमें जो ये वाला है ना पॉइंट, इसमें जो वायर्स जा रही हैं, इसमें 1-2 वायर्स इसकी ECU में भी जाती हैं। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉनिक से कोई भी छेड़छाड़ हो गाड़ी की, जिसकी वजह से बिल्कुल भी OBD स्कैनर की नीड पड़े, क्योंकि आप लोगों को पता है चाइना में क्या हुआ था।
बाकी अभी मैं ओवरऑल जब भैया आएंगे ना, मैं उन्हीं से समझाऊंगा आपको कैमरे पे, क्योंकि वो अच्छे से आप लोगों को बता पाएंगे कि एक्चुअली में मैं कर क्या रहा हूँ और चैलेंज क्या है, क्यों इस पे इतना टाइम ज़्यादा लग रहा है। बट ऊपर से बताऊँ तो बेसिकली मुझे गाड़ी की जो इंडिकेटर है, गाड़ी की जो ब्रेक लाइट्स हैं और गाड़ी की जो ब्रेकिंग है, उसकी इंडिकेशन मुझे पहुंचानी है ट्रेलर तक, जिसके लिए मेरे पास ब्रेकिंग हैंडलर है ऑलरेडी, जो जायरोस्कोप से कंट्रोल होगा और ट्रेलर पे पीछे ब्रेक लगेगी। बट उसको इंडिकेशन देने के लिए मुझे गाड़ी की वायरिंग से उसमें वायरिंग देनी पड़ेगी। जैसे जब मैं लेफ्ट इंडिकेटर दूंगा तो फिर ट्रेलर में भी लेफ्ट इंडिकेटर जो, क्योंकि ऑब्वियसली पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो वो देखेगा हाँ भाई ट्रेलर और गाड़ी लेफ्ट मुड़ने वाली है, राइट मुड़ने वाली है, गाड़ी के नहीं दिखेंगे। तो गाड़ी के जितने भी रियर साइड पे लाइट्स होती है ना, वो सारी की सारी फिर ट्रेलर पे शिफ्ट हो जाएंगी जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा। ब्रेक लाइट्स पे अप्लाई हो जाएंगी, साथ ही साथ जब मैं ब्रेक्स लगाऊंगा तो ट्रेलर की ब्रेक्स भी लगने लग जाएंगी। तो उसी के लिए भाई इसकी वायरिंग से मेरे को सारी चीज़ें पीछे पहुंचानी है एक सॉकेट में, जिससे वो मेल फीमेल सॉकेट होता है उसमें कनेक्ट हो जाएगा, बीच में उसका ब्रेक हैंडल लग जाएगा और फिर ब्रेक्स भी अप्लाई हो जाएंगी। बट उसके लिए यही चैलेंज है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर जो इसका ECU यूनिट है वहाँ तक कोई भी इशू ना जाए। तो अब मैंने ऊपर से बता दिया, आपको डिटेल में बताता हूँ कि इस गाड़ी में या फिर इन जो अभी नई गाड़ियाँ आ रही इनमें क्या इशू, क्योंकि पहले जो गाड़ियाँ आती थी ना उनमें ऐसा सच नहीं होता था। एक वायर लो, मतलब लेफ्ट इंडिकेटर का वायर लो, राइट इंडिकेटर का वायर लो और ब्रेक का वायर लो, ठीक है, और चारों जब लाइट जलानी होती हैं, आपकी पार्किंग लाइट्स होती हैं, उसकी वायर लो और सारी एक साथ कनेक्ट कर दो। बट इन गाड़ियों में वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक रिले लगती है छोटी, ताकि सारी चीज़ें हैंडल हो जाए। रिले अपने आप से फिर पीछे सारे इंडिकेशन भेजता रहता है। तो वही अभी भैया समझा रहे थे कि इस वजह से इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ट्रिप पे बिल्कुल इशू आए वो तो। बट ऑब्वियस है भाई कि यहाँ पर जल्दबाजी का काम करके फिर ट्रिप पे इशू है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा कि तसल्ली से सारी चीज़ें मेक श्योर करके उसके बाद निकलूँ मैं यहाँ से। अभी फ़िलहाल हम लोग वेट कर रहे हैं भाई, जो ओनर है उनके आने का, वो ठीक से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे और तभी हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले भी हमारे पास टाइम लिमिटेशंस है, तो हमने कहा क्यों ना फिर इसका ऑयल फिल्टर चेंज करके और ऑयल वगैरह चेंज कर लिया जाए, जिसकी वजह से फिर वहाँ लगाते हैं भाई गाड़ी और उसके बाद काम शुरू करते हैं एटलीस्ट, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इसकी ये टेल लाइट भी फिक्स हो गई ना, हाँ चलो अभी थोड़ा हो गया कि गिरे हुए रहना एटलीस्ट। तो आ गए हैं भाई ओनर। हेलो हेलो, How are you? गुड मैन, थैंक्स। सो ही इज़ द ओनर और अब ये काम करने वाले हैं बेसिकली गाड़ी पे, टेल लाइट पे बेसिकली, कि कैसे होना है। सो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। तो राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज़, हम मतलब ये वाली वायरिंग ना यहाँ पर पहले ऑलरेडी एक्सटेंड करके, क्योंकि जब आपको याद होगा मैंने रियर बम्पर इसमें इंस्टॉल किया था तो इसमें एक लाइट थी, तो इसकी वायरिंग सीधा गई हुई है इस वाले कपलर में, जो एक्चुअल वायरिंग है गाड़ी की, जो टेल लाइट की। अब यहीं से हम लोग वायरिंग निकाल लेंगे अपना, उसके लिए जो हमें 7 पिन प्लग है उसके लिए, ताकि यहाँ पर हमें ओरिजिनल वायरिंग ना काटनी पड़े। उसी वायर से सारे ये सारा पावर सोर्स चला जाएगा हमारे जो सॉकेट है उसके अंदर, और फिर इधर वाला भी ले लेंगे। तो अभी फ़िलहाल ऐसे से ही कर रहे हैं। अभी तक मैं समझ रहा था कि एक्चुअल में किया क्या जा रहा है, क्योंकि ये जो वायरिंग है ना 4 वायर्स निकाली है। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि 4 वायर्स किस चीज़ की हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक छोटे से बल्ब को जलाने के लिए 4 वायर्स नीडेड नहीं है, बट हो गया। तो ये है भाई 7 वे प्लग, जिसमें से अभी ये बाहर निकाला हुआ है। तो इसमें अगर आप देखोगे ना तो 7 नट बोल्ट्स दे रखे हैं छोटे छोटे। इसमें साथ में 7 वायरिंग जाएंगी, इसकी टेल लाइट से, इसकी पार्किंग लाइट से, ब्रेक लाइट से, और एक न्यूट्रल जाएगी ग्राउंडेड, और 1-2 वायरिंग्स और हैं। तो सातों इसमें कनेक्ट होके, और फिर ये जो 7 वे प्लग है ना, ये बेसिकली ऐसे करके कुछ लोग इसको यहाँ लगा लेते हैं, इसके जो ये होकर टोइंग होगी इसके जस्ट बगल में, और कुछ लोग क्या करते हैं नॉर्मल छोड़ देते हैं। तो मैं शायद से नॉर्मली छोड़ूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये मेटल है तो इसके अंदर तो फिट नहीं होगा ये। तो इसमें सारी वायर्स कनेक्ट करके और अपना सिग्नल जो है वो पीछे जाता रहेगा ट्रेलर के पास। तो पावर बेसिकली हम बैटरी से ही लेके जा रहे हैं। जैसे अभी इसके अंदर मैंने इसमें फॉग लैंप्स इंस्टॉल करवाए थे ना, तो बैटरी से ही डायरेक्टली इसकी सारी पावर दे दी थी। ये चीज़ कैन बस से चलती हो सकता है सीधी फ्यूज बॉक्स से चलती हो, ओके, पर हो सकता है उसके साथ मैस करना शुरू तो मतलब इट इज़ बेस्ट ऑप्शन कि हम बैटरी से डायरेक्टली उसको रन करवा दें, राइट? या तो अभी हम लोग फिलहाल यही कर रहे हैं कि बैटरी से ही डायरेक्ट पूरी वायरिंग दे देंगे नीचे चस्सी के साथ साथ, और वो पूरी माउंट हो जाएगी ना, ऐसा तो नहीं नीचे से झूलती रहेगी, नहीं। हाँ पूरी माउंट हो जाएगी। ओके, तो भाई अभी प्रॉब्लम क्या है ना, जो रिले है बेसिकली जिसमें सारी वायरिंग जाएगी और वहाँ से सारा का सारा सॉकेट में जाएगा, वो रिले अनअवेलेबल है, मतलब वो अमेजोन से मंगानी पड़ेगी। और ये बता रहे हैं इन्होंने चेक भी किया बट वो मिल नहीं पाया, और वो ऑनलाइन ही आएगी, तो उसमें 1 से 2 दिन लग जाएंगे आने में। बट अब मैं इतना टाइम यहाँ पर वेट कर नहीं सकता, तो अब हमने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करने वाले हैं। बेसिकली ये 7 वायर्स मेरे को गाड़ी में से निकाल के दे देंगे, और जो सॉकेट है जो मैंने अभी आपको दिखाया था
उस सॉकेट से भी 7 वायर्स जाएंगी, मतलब 7 वायर्स मेरे को इधर से मिल गई, उधर से मिल गई। रिले मेरे को ऑर्डर करनी है और उस रिले में मेरे को सारी वायर्स इधर से और इधर से अटैच करनी है, सो दैट इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ज़्यादा कुछ झोलमाल ना हो कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ फ़र्क पड़ रहा है। वो जो रिले है वो अकॉर्डिंगली सिग्नल पहुंचाती रहेगी पीछे, अपना खुद का जनरेट करके। ऐसा नहीं होगा कि गाड़ी से कुछ भी इशू पड़ रहा है उस सॉकेट के अंदर। तो वो रिले में कनेक्शन जो है बोथ साइड वो मेरे को खुद करना पड़ेगा। वो आई थिंक मैं कर लूँगा, क्योंकि ये 7 वायर्स मेरे को बता देंगे कौन सी कहाँ कहाँ जा रही है, चाहे वो अर्थिंग की हो जो न्यूट्रल होती है। पॉजिटिव वायर ये वाली है, ये देखो पॉजिटिव वायर इन्होंने सीधा बैटरी से दे दी। अर्थिंग वाली ये रही है, ये वाली जो बॉडी में जा रही है, ठीक है। नेगेटिव इसका लेफ्ट और राइट इंडिकेटर की अलग से वायर दे देंगे, ब्रेक लाइट की वायर हम लोग ऊपर से ले लेंगे। तो 7 वायर्स इसको कंप्लीट करके मैं ऑर्डर कर देता हूँ अभी इसी टाइम पे, अपना माल मंगवा लूँगा राहुल भाई के साथ मिलके, बढ़िया मैं उसको कनेक्ट करवा लूँगा, सो दैट अपना गुड टू गो हो जाए। ये जो गाड़ी की ओरिजिनल वायरिंग है ना, इसी के साथ साथ हम इसकी बैटरी के वायर लेके जा रहे हैं, ताकि जब मेरा ये ट्रेलर वाला काम ख़त्म हो जाएगा तब मैं ये वायर हटा दूँगा। और इसी वजह से मैं इसकी कोई वायरिंग नहीं कट करवा रहा हूँ, ताकि इशू ना आए भाई वारंटी में, क्योंकि वारंटी वाइड हो जाएगी अगर मैं महिंद्रा की कोई भी वायरिंग छेड़ूंगा। तो इस वजह से सीधा बैटरी से एक एक्स्ट्रा वायर लाके और रिले को उससे पावर दे देंगे, और इसके नीचे पूरा ये टेपिंग हो जाएगी ताकि अलग से ना झूले। तो देखो वहाँ तक जा रही है पूरी वायर बैटरी तक। गाड़ी अभी अपलिफ्ट की थी तो हमने सोचा कि इसके एक बार ब्रेक पैड्स भी देख लेते हैं। तो भाई ये तो बता रहे हैं कि नीड ही नहीं है इसको चेंज कराने की, अभी एकदम ब्रांड न्यू है। और ये इसका थर्मामीटर तो नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, स्केल। इससे हमने एक बार करके देखा तो ये बता रहे हैं कि अभी बहुत ही ज़्यादा नए हैं भाई। तो मैं फालतू में कैरी कर रहा था इसके 3-3 4-4 और इतना वेट। इवन जब मेरे को यूके से फ़्लाइट लेनी थी मैंने अपना लगेज एक्सटेंड करवाया वेट, क्योंकि इसके ब्रेक पैड्स बड़े हैवी थे। अब एक बार देख रहे हैं कि चेंज करने की नीड है कि नहीं है। बिटवीन दिस एंड दिस ग्रीन जोन में ही है। अच्छा ग्रीन जोन में, मतलब कि गुड टू गो। कितना किलोमीटर, जैसे मेरे को अभी 20,000 किलोमीटर के आसपास करनी है ड्राइव, तो चल जाएंगे 20,000 20,000 चल जाएंगे ना। बिकॉज मैं इसके जो ब्रेक पैड्स हैं वो इंडिया तो वापस लेके जाऊंगा नहीं। मैं फिर एक काम ये कर सकते हैं ना कि जैसे मैं दोबारा आऊँगा जब इसकी वायरिंग वगैरह करने, तब उस टाइम पे, क्योंकि नए मेरे को एनी हाउ यहीं छोड़ने पड़ जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं इसमें चेंज करा लूँगा उस टाइम पे, है ना। हाँ ये कर सकते हैं, क्योंकि वापस से यहाँ से मैं 5-6 किलो एक्स्ट्रा भर के लेके जाऊँ इंडिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं यूके में छोड़ के आया हूँ 2-3 रियर और फ्रंट। तो इससे अच्छा जब मैं 20,000 किलोमीटर और चल जाएगी, उसके बाद जितने भी बचे होंगे चाहे अच्छे ही क्यों ना हो, मैं नए वाले लगवा के ये वाले निकलवा के फिर अपनी गाड़ी शिप कराऊंगा यहाँ से इंडिया में यूजुअली मैकेनिक्स देख के बता देते हैं कि कितने सही हैं और लमसम कितना चल जाएगी, बट ये सही लगा मेरे को इसका। मतलब ये इसका ग्रीन का मतलब है कि अभी नई है, राइट। और ये है कि 70%, और ये येलो 50%, और इट नीड्स टू गेट चेंज्ड। ओके सही है यार, बढ़िया है। ये खुद भी एक लेके रख लो तो आप चेक कर पाओगे एटलीस्ट कि हाँ चेंज करने की नीड है कि नहीं है। बट ठीक है, चलो अभी बाकी का काम निपटाते हैं इसका। इसके फॉग लैंप्स जब मैंने इंस्टॉल किए थे ना भाई, चाइना क्रॉस करने के बाद इसके साथ इश्यूज़ ये आ रहे थे कि हाई बीम लो बीम अपने आप हुए जा रहा था। और जब से मैं कनाडा आया हूँ तब से मैं सोच रहा था कि सामने से कोई डिपर क्यों नहीं मार रहा है, तब मुझे लगा शायद से सही हो गए हैं, काम सही कर रहे हैं। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। अभी हमने वायरिंग देखी ना, तो जो मेन पावर सोर्स है बैटरी से वही पूरा तार टूटा हुआ पड़ा हुआ है और इसकी चल ही नहीं रही थी फॉग लैंप्स। तो अभी फिर भैया ने चेक किया, एक बार भैया लगाना उसमें जो वायर टूटी हुई थी। हाँ ये देखो भाई, वायर टूटी पड़ी थी, वायर लगाते इसके फॉग लैंप्स एक्टिवेट हो गए। और बल्कि ये लो बीम है, और ये बता रहे हैं कि कनाडा में ये लो बीम नहीं है, ये हाई बीम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लो है और बहुत ही ज़्यादा हाई है, सॉरी। और इसी वजह से सामने से लोग डिपर मारते थे। तो मैं ये सोच रहा हूँ अब कि इसको लगवाऊँ कि ना लगवाऊँ, क्योंकि फॉग लैंप्स जो हेडलाइट से कनेक्टेड है ना, वो लो बीम तो जलेगी ही जलेगी। हाई बीम में कंट्रोल कर सकता हूँ बट लो बीम कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। और जैसे ही मुझे इसके हेडलैम्प्स टर्न ऑन करने पड़ेंगे वैसे ही फॉग लैंप्स जल जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको छोड़ ही देते हैं, है ना। फॉग लैंप्स ऐसे ही रहने देते हैं। जब इंडिया जाऊंगा मैं वहाँ पर कनेक्ट करा लूँगा, क्योंकि इंडिया में तो चल जाती है लो बीम इतनी, बट यहाँ नहीं चलेगी भाई। और फिर यहाँ पर सामने से लोग डिपर मारेंगे और कभी कभी मैं इरिटेट होकर रात के टाइम पे इसकी हेडलाइट ही बंद कर देता हूँ। तो इससे अच्छा है कि इसके अभी बिना फॉग लैंप्स के हम सिर्फ हेडलाइट पे अपना सारा काम निपटा लें। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि ना इसको कनेक्ट कर ही देते हैं। रीज़न बीइंग मुझे फॉग लैंप्स की ज़रूरत पड़ सकती है। इसका जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ निकाल के मैं अपने पास रख लूँगा, इसमें लगेगी ना।
ठीक है, तो इसमें फिर ये हो जाएगा कि जब मुझे नीड होगी तब सिर्फ मुझे फ्यूज़ डालना है, पूरी वायरिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अच्छे से इसकी वायरिंग कर देंगे ताकि मुझे आगे इशू ना आए। तो ये सही है, इसकी वायरिंग कर देते हैं, फ्यूज़ मैं लेके अंदर रख लेता हूँ। आप लोगों को याद होगा जब मैंने रियर बम्पर इसका इंस्टॉल कराया था प्रोमैन का, तो उस टाइम पे जो ओरिजिनली इसका डिज़ाइन था ना, कुछ ऐसा था कि यहाँ से ऐसे करके ऊपर एक पूरा सिस्टम आ रहा था और ये टायर यहाँ पर था। तो उस टाइम पे मुझे पसंद नहीं आया था और मैंने चेंज करा लिया था। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि वो वाला अच्छा था, नहीं कुछ लोग कह रहे थे कि बेकार लग रहा है, आप चेंज कर दो। तो मेरे को लगा कि सेंटर में ही लगे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो प्रोमैन ने ना मुझे ये एक एक्स्ट्रा भेज दिया था, जो ये इसका सॉकेट बंद करने का है, और ये इंडिया से ऐसे ही है आज तक, इतने महीने हो चुके हैं, और ये पैक करके मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। तो अभी फिर जब गाड़ी हो ही रही है ऊपर, तो मैंने कहा चल इसको भी आज लगवा के ख़त्म करते हैं, ताकि ये जो होल पीछे दिखता है ना, ये फिक्स हो जाए, और ये जो मैं लेके घूम रहा हूँ ये गाड़ी के पीछे लग जाए, जो इसकी एक्चुअल में जगह है। ये लो भाई, कुछ ऐसा सा है ये, जैसा लेफ्ट साइड पर लगा हुआ है। बहुत ही सिंपल है, बस यही है कि नीचे से पूरा जाना पड़ता है, क्योंकि नीचे ना स्पेस नहीं है। तो गाड़ी उठा के ये बस ये 4 नट कसने हैं इसके ऊपर, और ये ऐसे लग जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा पीछे का पोर्शन पूरा। तो 7 वायर्स निकाल दी हैं, और ऐसे से करके टेप निकाल के और इस पर नंबरिंग कर देंगे हम कि कौन सी वायर कौन से नंबर की है, सो दैट मुझे वहाँ पर वापस से पूरा ना खोलना पड़े। ये देखोगे ना, तो इसमें नंबर्स हैं ऑलरेडी, 1 2 3 नंबर्स भी लिखे हुए हैं इसके ऊपर, और पता चल जाएगा कौन सी वायर कहाँ से आ रही है। सारी वायर्स पे हम लोगों ने नंबरिंग ऑलरेडी कर ली थी, तो अब गाड़ी में सारी वायर्स पे नंबरिंग कर रहे हैं। नंबरिंग मतलब लिख दे रहे हैं कौन सी वायर किसकी है। तो अंदर वो बैठ के बताए जा रहे हैं कि लेफ़्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, ब्रेक्स एंड ऑल। तो यहाँ पर टेस्ट करके टेस्टर से, और फिर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वहाँ पर नंबरिंग कर दे रहे हैं, सो दैट मैं अकॉर्डिंगली वो वायर उसके अंदर लगा दूँ इधर से, और उधर से रिले के में लगा के, और फिर वो मैं कनेक्ट कर दूँगा ट्रेलर में। मतलब इसमें कोई इशू नहीं आएगा फिर। बट अगर ये नहीं करते ये, तो फिर मेरे को एक एक वापस से टेस्ट करना पड़ता। तो मेरे को सिर्फ अब जो एक रिक्वायरमेंट है वो है रिले की, और रिले में सारा का सारा जॉइंट तो मैं अपने आप ही कर दूँगा। सारी वायर्स यहाँ पे आ चुकी थी, बट एक सिर्फ वायर जो थी वो राइट इंडिकेटर की, तो इसलिए राइट इंडिकेटर से अपना कनेक्शन देख के, और इसके साथ साथ यहाँ पे रेड वायरिंग पूरी की पूरी उधर से निकाल लिया। फाइनल हमारा काम था यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल निकालना बैटरी से, ये निकाल लिया है। फ्यूज़ मैंने अलग से ले लिया, अभी कनेक्ट नहीं किया क्योंकि रिले आएगी फिर कनेक्ट करेंगे। तो फ्यूज़ मुझे लगाना है यहाँ पर, इसमें फ्यूज़ लग जाएगा जब, तब हो जाएगी यहाँ से अपनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो और काम बन जाएगा। साथ ही साथ मैंने ये ले लिया थोड़ा सा जिप टाई, और उसके अलावा फ्यूज़ेस रखने के लिए, ताकि आगे कहीं दिक्कत आए तो मैं अपने आप ये चीज़ लगा पाऊँ। उसको रख लेता हूँ अंदर। ये महिंद्रा के ऑयल फिल्टर मैं इंडिया से ही कैरी कर रहा था, बट मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं सर्विस इतनी ज़्यादा कराने की मुझे नीड नहीं पड़ेगी। मैं ये 5-6 पीस लेके आया था, और ये दूसरा पीस यूज़ हो रहा है। पहला मैंने एस्टोनिया में चेंज किया था, और दूसरा अब यहाँ पर कनाडा में। एंड आई होप इसके बाद मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सीधा इंडिया में महिंद्रा में सर्विस होनी है इसकी। तो आज फुल एंड फाइनल हमारी गाड़ी रेडी हो गई है भाई, कनाडा और यूएसए के लिए। ये देखना भाई, पूरा ख़राब हो चुका है। और कितना किलोमीटर चला है ये, लगभग ये मान लो 18,000 किलोमीटर के बाद एयर फिल्टर इसका ऑयल फिल्टर चेंज हो रहा है। ये वाला इंजन ऑयल डाल रहे हैं भाई लिक्विमोली का 5W30। मैंने एस्टोनिया में जब डलवाया था तो 0W30 था, तो बस विस्कोसिटी का थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा। 0W 5W में थोड़ा सा थिक ऑयल होगा ये। बाकी लिक्विमोली मेड इन जर्मनी भाई, जर्मन कंपनी है, अच्छी कंपनी बता रहे हैं। तो ये वाला डाल रहे हैं, बाकी देख लेंगे परफॉर्मेंस कैसी रहती है। पहले मुझे लगा था इसके अंदर 7 लीटर्स आता है, इसलिए मैंने अभी अपनी वीडियो चेक की जो मैंने एस्टोनिया में सर्विस कराई थी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैंने 7 लीटर्स डाला था, बट गूगल किया तो उस पर थार रॉक्स की इंजन ऑयल की कैपेसिटी 5 लीटर्स बता रहा है सिर्फ। चलो जी, सर्विस हो गई है डन। गाड़ी निकालते हैं बाहर, और जब बाकी चल के वर्कशॉप की डिटेल्स आप लोगों को बाहर देता हूँ। पर वो गाड़ी हटा रहे हैं और सब कुछ हो चुका है जो बेसिकली चाहिए था, मुझे नीडेड था गाड़ी में। अभी वाइपर वगैरह चेंज करने थे, इसके बाद वाइपर्स मैं खुद से कर लूँगा। अब उसके लिए भैया को परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरी वजह से वो बहुत लेट हो चुके हैं। और कहाँ हम लोगों को रैप अप करना था अराउंड 4-4:30 बजे के आसपास, ठीक है। बट हमारी वजह से भैया रुक गए हैं, 7 बज गए हैं लगभग। तो उनको भी था कि चलो कंप्लीट करके ही भेजा जाए, ऐसे आधा अधूरा नहीं। निकालते हैं भाई गाड़ी यहाँ से। सब कुछ हो गया था, भैया ने कहा ये भी क्यों ही छोड़ें, ये भी करके निपटा देते हैं। चलो भाई, वाइपर भी चेंज हो गया, निकालते हैं बाहर गाड़ी। तो फाइनली भाई गाड़ी की सर्विस हो गई है कंप्लीट। जो चीज़ें मुझे नीडेड थी गाड़ी में, सारी चीज़ें मैंने करवा ली हैं। और सबसे बड़ी बात भाई, जिस तरीके से मुझे चाहिए थी चीज़ें वैसे हो गई। थैंक यू सो मच भैया, क्योंकि गाड़ी का जो ये पीछे वाला वायरिंग वाला काम था ना, ये मेरे लिए मेन था, ये भी कर दिया। बाकी एड्रेस बता दो कहाँ पर है वर्कशॉप, क्योंकि मैंने काम देखा काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग विजिट करना चाहते हो
कनाडा में ये वॉन है, राइट? Yeah, this is in Vaughan. It's in Woodbridge, ओके 40 Hanlon Road, Mhm. Unit 37. मैं इसका प्रॉपर एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर विजिट करना चाहते हो तो विजिट कर सकते हो। मेरी तरफ से कोई आएगा तो उसको स्पेशल डिस्काउंट। चलो जी चलते हैं यहाँ से। निकला जाए। जो काटा पीटी वाला काम होता है ना वो नहीं किया, मतलब जिस तरीके से, मतलब कितना क्लीनली वो चीज़ करिए कि वायर काटी नहीं और पता भी नहीं चल रहा उसमें देख के कि कहीं से कहीं तक वायर दूसरी उसको एक्सटेंड की गई है। एकदम क्लीनली कर दी और इन्होंने बोला जब आप वापस आओगे मैं वो वापस निकाल भी दूंगा सारे वायर, पता भी नहीं चलेगा कि कहीं पर वायर ऐड ऑन हुई थी। चलते हैं जी यहाँ से। अब वही 2-2.5 घंटे की ड्राइव है। बाकी खाना मैंने खा लिया था यहीं पे ही थोड़ा बहुत, और अब ना चल के अब वहाँ पर ही करेंगे लंदन में डिनर वगैरह। चलो जी निकलते हैं यहाँ से वापस लंदन। बड़ी खुशी हो रही है कि एक काम जो अधूरा था वो भी पूरा हो गया। गाड़ी की सर्विस भाई नेक्स्ट कनाडा के लिए एटलीस्ट मेरी सर्विस हो चुकी है गाड़ी की। अब नेक्स्ट यूएसए में करवानी होगी, अगर करवानी है वो भी मेरे को आई डोंट थिंक मुझे कोई चीज़ चेंज करवानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने ब्रेक पैड्स चेक किए। वो कह रहे हैं कि आराम से भी 50-60 किलोमीटर चलेंगे और आपको हाईवे में जाना है, नीड नहीं पड़ेगी। बट एक चीज़ से बड़ा इंप्रेस हुआ यार मैं सीरियसली कि ब्रेक पैड्स मैंने लास्ट चेंज कराए थे इंडिया में और यहाँ तक चल गए, सोचो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाईवेज वगैरह पे गाड़ी चली है, रीज़न भी चाइना में जो सड़कें थी ना वहाँ से मुझे लग रहा था कि ब्रेक पैड्स चेंज हो जाने चाहिए, बट कहीं पे भी चेंज नहीं करवाए अभी तक। और इंडिया से जब से मैं निकला हूँ कनाडा तक मेरे ब्रेक पैड्स अभी तक ओके हैं। तो भाई अब समझ सकते हो कि ब्रेकिंग ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है और हाईवे पे ज़्यादा गाड़ी चली है, बट सही हो गया। चलो बट अब ये है कि मैं इंडिया से फालतू में कैरी कर रहा था, 3 पेयर लेके आया था मैं ब्रेक पैड्स के, एक भी यूज़ नहीं हुआ और मुझे लगता भी नहीं कि मुझे डलवाने पड़ेंगे। तो अब वो ब्रेक पैड देखता हूँ मैं लेके जाऊँगा इंडिया या फिर छोड़ूंगा, जैसा भी होगा। बाकी भाई एक्सपीरियंस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप लोग कनाडा में से देख रहे हो और अगर इस वाले रीजन से, ओंटारियो रीजन से देख रहे हो, आप विजिट करना चाहते हो वर्कशॉप तो कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छा काम है, नीट एंड क्लीन काम है और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे चाहिए थे जिस तरीके से, उस तरीके से ही उन्होंने करी। इनिशियली वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा था बट फिर भी उन्होंने जैसे तैसे कर दी। बाकी निकलते हैं भाई यहाँ से। अब मेरे पास जो एक काम है वो है रिले ढूंढने का, क्योंकि रिले अमेजोन पे जो डिलीवरी टाइम दिखा रहा है वो 3 से 4 दिन दिखा रहा है और 3 से 4 दिन मुझे रुकना नहीं है, क्योंकि भाई मुझे ट्रिप स्टार्ट करनी है जल्दी जल्दी, क्योंकि ट्रेलर खड़ा हुआ है और ट्रेलर खड़ा हुआ है देख के मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि भाई ट्रेलर लिया है तो इसमें रहो, निकलो और एक्सप्लोर करो अपना, और आप लोगों के साथ भी एक्सपीरियंस शेयर करो। बट डेफिनेटली निकलेंगे भाई, बट विदाउट रिले वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके बिना ट्रेलर का वो जो जॉइंट है वो होगा नहीं, ठीक है। तो रिले के थ्रू ही जाएगा इसके अंदर वायरिंग सारी। तो देखते हैं भाई। अब आज संडे था इस वजह से हम लोग उसको ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि सारी शॉप्स बंद होती हैं यहाँ पे, ठीक है। अमेजोन पे मिल रहा है बट अमेजोन का सच कोई वर्कशॉप नहीं, मतलब इनका कोई स्टोर नहीं है। और बाकी जहाँ मिल सकता है वहाँ कल कॉल करके पता चलेगा। तो देखते हैं, चल के उसको लेते हैं और उसके बाद खुद से ही कर लेंगे बाकी का जो थोड़ा मोड़ा काम रहेगा। Down the streets of our home, it's been forever, a long time that I've been gone. The feelings come easy. भाई वैसे एक बात तो है, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कनाडा आने से पहले कि कनाडा की सड़कें ना बड़ी बोरिंग हैं, और एक्चुअल में है यार ये सीरियसली। अभी तो फिर भी मैं बहुत शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे अभी सिर्फ 2-2.5 घंटे की जर्नी थी, बट सामने आप जो रोड और लैंडस्केप देख रहे हो ना एग्जैक्टली ऐसा है। और इनफैक्ट यहाँ से जब मैं वेस्ट साइड ट्रैवल करूँगा अपना कनाडा में तो इससे भी बोरिंग है। मतलब आप ये समझ लो ट्रांस कैनेडियन हाईवे पे कुछ है ही नहीं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बीच बीच में जंगल आएंगे या फिर खेत आएंगे। और जब मैं अल्बर्टा साइड होऊंगा तो वहाँ पर प्रॉपर खेती दिखेगी मुझे गेहूं की, ठीक है। मतलब लैंडस्केप चेंज होता रहेगा बट जितनी गाड़ियाँ यहाँ दिख रही हैं ना वो भी नहीं दिखेंगी, और जब गाड़ियाँ भी दिखनी बंद हो जाती है ना तब वो हाईवे हो जाता है मोस्ट बोरिंग हाईवे सीरियसली। बट ये चीज़ ठीक हो गई है अब कि अपने पास है ट्रेलर, ठीक है। तो हम जहाँ मर्जी रुक सकते हैं, हमें सिटी ढूंढने की नीड नहीं है। हम लोगों को ऐसा नहीं होगा कि सिटी के आसपास रुकना है, होटल नहीं मिल रहा है, थोड़ा और ड्राइव, ऐसा कुछ भी नहीं। अपना आराम से आगे बढ़ते चलेंगे। और शुरू के जो 3-4 दिन होंगे ना उसमें प्लीज़ आप लोग कमेंट भर के मत करना कि कुछ दिखा नहीं रहे हो, क्योंकि एक्चुअल में जब आप कनाडा का मैप देखोगे ना, मैंने लगा दिया होगा, तो जैसे ही मैं ओंटारियो में टोरंटो से आगे बढ़ूंगा ना टिल विनिपेग तक मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और लगभग विनिपेग तक 3 से 4 दिन की ड्राइव होने वाली है। विनिपेग या फिर कैलगरी तक मैं बोलूँ तो छोटे सिटीज टाउन्स पड़ेंगे, तो उसमें ऐसा कुछ दिखाने लायक है नहीं। नॉर्मली मेरे को कहीं पे भी स्टॉप लेना है और अपना नाइट स्पेंड करके और फिर नेक्स्ट डे आगे बढ़ना है। तो 3-4 दिन तो कंटिन्यूस मेरी ड्राइव होने वाली है। और जैसे ही मैं कैलगरी पहुंचूंगा वहां से फिर मेरे को घुमाने का और घूमने का खुद भी एक्सपीरियंस करने का मौका और जगह दोनों मिल जाएंगी, जो कि है भाई बैंफ नेशनल पार्क है। बहुत फेमस है, नो डाउट पूरे कनाडा में सब लोग चाहते हैं भाई बैंफ जाओ। मुझे भी बहुत लोगों ने सजेस्ट किया और वो खुद भी घूमने जाते हैं, मतलब बहुत सुंदर है नो डाउट,
ठीक है, तो वहाँ पे भी चलेंगे, वो भी सब आप लोगों को दिखाएंगे। बट उससे पहले जो 3-4 दिन है जैसे कि मैंने बताया वो थोड़े बोरिंग होने वाले हैं, बट मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आप लोगों को कनाडा की सड़कों पे ट्रेलर के साथ थार का एक्सपीरियंस शेयर करने का, किस तरीके से बेसिकली मैंने थार के पीछे ट्रेलर लगाया और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहता है पूरा का पूरा। बट मज़ा आने वाला है सीरियसली, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ट्रेलर के साथ, क्योंकि कैंपिंग करेंगे और बीच में अपना जो ट्रक स्टॉप होता है वहाँ पर रुकेंगे और लोगों से मिलेंगे, तो इन्जॉय करते हुए चलेंगे बढ़िया। बट 3-4 दिन थोड़ा रहेगा भाई बोरिंग। पहुंच गए हैं भाई लंदन, बट अभी घर जाने से पहले मैं जा रहा हूँ किसी इंडियन रेस्टोरेंट, कुछ खाऊंगा, उसके बाद घर जाके अपनी एडिटिंग वगैरह करनी है। फ्लैट विंडशील्ड होने की वजह से देखो भाई क्या हालत होती है, इतनी देर से कंटिन्यूसली मैं वाइपर मार रहा हूँ बट एकदम ही फ्लैट है ना, तो सामने से इंसेक्ट्स आते रहते हैं बार बार कितना भी साफ़ कर लो रात के टाइम पे, और ख़ासकर ऐसे रास्तों पे जहाँ अगल बगल खेत वगैरह हैं, तो कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ का। बाकी पहुँच गए हैं भाई लंदन, फटाफट से घर पे पहुँच के एडिटिंग करनी है मुझे, क्योंकि वीडियो आनी है, 1-1.5 घंटा बचा है। बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ सुबह से, क्योंकि हालत ख़राब हो चुकी है खड़े खड़े वहाँ पे। 7 घंटे लग गए आज वर्कशॉप में, और उसके बाद 2-2.5 घंटे की ड्राइव थी, फिर 2-2.5 घंटे वापसी, तो हालत तो ख़राब हो गई। बट एडिटिंग ज़रूरी है भाई, वीडियो आएगी। साथ ही साथ मैं 3-4 दिन बाद जैसे ही 3-4 वीडियोज़ का गैप बैकअप बनेगा, वैसे ही मैं डेली डालना शुरू कर रहा हूँ भाई। और पिछली बार भी मैंने कमिटमेंट की थी बट वो चीज़ पूरी नहीं कर पाया, बीइंग सोलो ट्रैवलिंग, ठीक है। बट इस बार बहुत सोच समझ के मैं बोल रहा हूँ करूँगा, अब डेली डालूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं सीरियसली, जो लोग मुझसे मिल भी रहे हैं वो लोग भी मुझे यही सजेस्ट कर रहे हैं कि यार डेली डालो डेली डालो। डेली डालने से एटलीस्ट लोगों का जो एक एंगेजमेंट है ना वो अच्छा रहता है, और साथ ही साथ लोग रिलेट कर पाते हैं, वरना ऑल्टरनेट डेज में फिर वो व्यूअरशिप भी इतनी अच्छी नहीं मिलती है और लोगों का इंटरेस्ट भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। तो यही सब सोच समझ के मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, भले ही थोड़ा छोटा ब्लॉग बने। साथ ही साथ मुझे होटल लेने की भी कोई टेंशन नहीं है अब से, ना ही चेक इन चेकआउट कोई टेंशन नहीं, जब मन हुआ जहाँ मन किया वहाँ रुक गए टाइमली, तो अपना ये हो जाएगा कि एडिटिंग में मैं टाइम दे सकता हूँ जो मैं पहले नहीं दे पा रहा था। चलते हैं भाई कुछ खाते हैं। ये रहा भाई अपना इंडियन पैरामाउंट किचन, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, इससे मैं 1-2 बार लेके भी गया हूँ पैक करके खाना, और यहाँ पर हम लोग आए भी थे डिनर के लिए, तो यहीं पे ही आ गया हूँ मैं सेफ एंड साउंड। लो जी पहुंच गए हैं। अभी मैंने देखा अभी तक ट्रेलर चार्ज पे लगा हुआ है, बैटरी कल चार्ज पे लगाई थी इसकी, और इसके ना साइड में पार्किंग लाइट जल रही है ट्रेलर की, तो शायद से चार्ज पे लगता है तो पार्किंग लाइट्स इसकी जलती रहती हैं। चलो भाई ख़त्म करते हैं वीडियो को, पहुंच गया हूँ घर पे। अब शूट करने की बिल्कुल इच्छा भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है, एडिटिंग करूँगा बस। ख़त्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।